हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद करंट अफेयर सेशन। तो शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। द ओनली ट्रू विजडम इज़ इन नोइंग यू नो नथिंग। तो विजडम इसी में ही है, ये जान लेना कि हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो ग्रांट करेंगे वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, ISTS चार्जेस कहते हैं, टू विच प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी चार्जेस लगते थे इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, ठीक है, उन्हें हटा दिया जाएगा जो भी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट वेवर ऑफ द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस to offshore wind project and extended the waiver to green hydrogen and green ammonia. ठीक है, this decision has been taken to facilitate wider execution of offshore wind energy initiative, to promote the expansion of green hydrogen and green ammonia project, and to encourage the offtake of renewable energy from energy storage system projects. ठीक है, एज़ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, उन्होंने कहा है कि कंप्लीट वेवर मिलेगा। ISTS चार्जेस लगते थे जो भी आपके विंड पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उन पे ISTS चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो ये 2032 तक हटा दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट कमीशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2023 फॉर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उन पे चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, जो भी 31 दिसंबर 2032 से पहले पहले प्रोजेक्ट रजिस्टर होंगे 25 साल के लिए, ठीक है, तो तब चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चंद्रयान 3, ठीक है, आपको बताना है कि कब लॉन्च होने वाला है। तो चंद्रयान 3 जुलाई में लॉन्च होने वाला है। ठीक है, 22 जुलाई 2023। ठीक है, और एक्सपेक्टेड डेट है कि 3 जुलाई को ये रिलीज़ हो जाए। ठीक है, तो इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी, उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है जुलाई दिस ईयर। ठीक है, वो भी 3 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, Chandrayaan 3 इज़ फॉलो ऑन मिशन टू Chandrayaan 2 टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन दी सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन दी मून। ठीक है, और जो ये Chandrayaan 3 है इसमें क्या क्या होगा, जैसे आपने Chandrayaan 2 में देखा था, उसमें भी था, क्या था, इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल था, ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल था और रोवर था। ये तीन चीज़ें थी। ठीक है, तीन स्टेजेस। तो ऐसी उसमें भी Chandrayaan 3 में ये तीन स्टेजेस है। यहाँ पे जो लैंडर है और रोवर है ना, उसमें साइंटिफिक पेलोड डाला गया है, वही रिसर्च करेगा मून पे जाके। ठीक है, कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे Chandrayaan 3 अभी लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट न्यूज़ भी आपकी इसरो से रिलेटेड है। ठीक है, इसरो ने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इसरो ने हाल ही में एक सक्सेसफुली मिसाइल क्या है जो स्पेस में पहुंचा दी है। ठीक है, जिसका नाम है NVS-1। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है ये। NVS से आपको पता चलेगा, नेविगेशन सैटेलाइट, जो कि रिलीज़ करी गई है श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो आपको बताना है इस जो ये नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करी गई है NVS-1, ठीक है, तो ये इसका वेट क्या था, तो इसका वेट है 2232 किलोग्राम्स। ठीक है, तो इसरो ने GSLV-F12 रॉकेट से विद NVS-01 सैटेलाइट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से ये सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। ठीक है, rocket lifted off the second launch pad at the Satish Dhawan Space Center and injected NVS-1 satellite in the geosynchronized orbit। ठीक है, और इसका वेट मैंने आपको बता दिया 2232 इसका वेट है। ठीक है, और इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन सैटेलाइट एनवीसेड फॉर द नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन सीरीज़। अब मैं आपको समझाता हूँ, इनका कहने का मतलब है कि इससे पहले भी वेबसाइट मतलब सैटेलाइट्स गई हुई है स्पेस में। ठीक है, वो भी कॉन्स्टलेशन सीरीज़ में गई है। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है जैसे कि तारों का आपने ग्रुप देखा होगा। ठीक है, उसमें 7 स्टार्स होते हैं, कईयों में 5 स्टार्स होते हैं। ठीक है, उड़ीसा मेजर के बारे में आपने सुना होगा, तारों का होता है। ठीक है, तो वैसी कॉन्स्टलेशन की शेप में सैटेलाइट भेजी जाती है लगातार। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है कि अभी जो फर्स्ट जनरेशन की सैटेलाइट भेज दी गई थी, ठीक है, और ये सेकंड जनरेशन की सैटेलाइट्स है, और ये सेकंड जनरेशन की पहली सैटेलाइट भेजी गई है NVS-1। ठीक है, अभी आगे आपको और जाके क्लियर होगा। ठीक है, तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है 3 अदर नेशन को इन सेटिंग अप नॉट ओनली कॉन्स्टिलेशन सीरीज बट ऑल्सो दी ऑपरेशनलाइज ऑफ दी रूबीडियम क्लॉक मेड इंडिजिनस। तो इंडिया ने सिर्फ ये जो NVS-1 भेजी है, इसके साथ एक और चीज़ भेजी है, वो भेजी है रूबीडियम क्लॉक। ठीक है,
इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो NVS सीरीज ऑफ सैटेलाइट है विल सस्टेन एंड ऑगमेंट दी नाविक विद एनहेंस फीचर। नाविक क्या है, जैसे आपने गूगल का GPS यूज़ किया है, ठीक है, वो क्या है, गूगल का है वो, ठीक है। नाविक इंडिया का डेवलप, इसरो के द्वारा डेवलप किया एक तरह का GPS है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। हम गूगल का गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, तो वैसे ही इंडिया का अपना बनाया नाविक है, ठीक है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाविक और ये जो सैटेलाइट भेजी जा रही हैं ये क्या हेल्प करेगी, नाविक को हेल्प करेगी और एनहांस फीचर में, ठीक है। नाविक दो टाइप की सर्विसेज ऑफर करता है, एक तो सिविलियन यूज़र के लिए जैसे हम यूज़ कर लेंगे, एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो स्ट्रेटेजिक यूज़र्स के लिए होती है जैसे कि आर्मी वगैरह के लिए, ठीक है। उन सब के लिए, नेवी वगैरह के लिए वो सर्विसेज नाविक प्रोवाइड करता है कि कल को क्या हो अगर गूगल अपनी सर्विसेज या मैप्स वगैरह देना बंद कर दे, ठीक है, अपनी सैटेलाइट इमेजेस वगैरह, तो इंडिया तब किस पे रिलाई करेगा, तो इसलिए इंडिया ने अपना नाविक बनाया हुआ है, ठीक है। और द सैटेलाइट विल ऑल्सो कैरी ऑन इंडिजिनियसली डेवलप रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। तो ये क्लॉक हेल्प करेगी, विल बी यूज फॉर GPS प्रिसाइज लोकेशन टाइमिंग, तो टाइमिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। तो रूबिडियम क्लॉक का भी आप ध्यान रखेंगे। और दिस इज़ अ रिटर्न टू अ फ्लाइट मिशन कैरिंग नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट दैट विल रिप्लेस। और ये जो हम बात करी थी ना कि एक कॉन्स्टलेशन भेजा गया था, पहले भी 6-7 सैटेलाइट्स भेजी गई थी। तो अभी जो नाविक की जो सैटेलाइट गई है लेटेस्ट, ठीक है, और पहले भी नाविक के लिए ही भेजी गई थी GPS के लिए। तो अभी जो ये सैटेलाइट भेजी गई है, ठीक है, ये रिप्लेस करने वाली है IRNSS-1G सैटेलाइट जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और नाविक इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। तो 7 सैटेलाइट पहले भेज दी गई हैं, ठीक, ऑफरिंग द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ सिविलियन यूज़र एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज टू स्ट्रेटेजिक यूज़र, ठीक है। इसमें से जो पहले 7 भेजी गई थी इसमें 3 सैटेलाइट ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर, 3 है आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और जो 4 सैटेलाइट है इनक्लाइन जियो स्क्नोरल ऑर्बिट में, ठीक है। और जो नाविक का जो सिग्नल कवर करता है, ठीक है, वो करता है 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया। तो इंडिया के अराउंड 1500 किलोमीटर, मतलब क्या है कि नाविक गूगल मैप पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, लेकिन नाविक कभी पूरे वर्ल्ड को कवर नहीं करता, ठीक है। ये इंडिया इंडिया तो फुली कवर करता है, ये इंडिया के 1500 किलोमीटर, ठीक है, तक कवर करता है, ठीक है। और हाल ही में जैसे सैटेलाइट जा रही है तो पूरे वर्ल्ड को भी नाविक कवर कर लेगा, ठीक है। एंड 1500 अराउंड इंडिया आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड यूज़र पोजिशन एक्यूरेसी बेटर देन 20 मीटर एंड टाइम एक्यूरेसी बेटर देन 50 नैनो सेकेंड। तो काफ़ी सही है नाविक भी, ठीक है, यूज़ करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू स्टॉप इंपोर्ट ऑफ थर्मल कोल कम्प्लीटली बाई विच ईयर। तो गवर्नमेंट काम कर रही है कि जो भी थर्मल कोल है उसका इंपोर्ट रोक दिया जाए कम्प्लीटली बाई 2025 एंड 26, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस एंड पार्लियामेंट्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 2025-26 तक जो है भी कोल का ये इंपोर्ट रोक दिया जाएगा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोग्रेस में फॉर एक्सप्लोरेशन एंड ऑक्शंस, ठीक है। तो मिनिस्टर का कहना था वो स्पीकिंग एट द इनोग्रेशन एट द फर्स्ट माइनिंग। आपको होता है कि ये अभी फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप हो रहा है कहाँ पे, IIT बॉम्बे मुंबई में हुआ है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जब मतलब 2014 पे सिर्फ 300 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन अभी 9 सालों में ये 300 से बढ़ के 1 लाख स्टार्टअप पहुंच चुके हैं, और इसमें 100 तो यूनिकॉर्न्स ही हैं, ठीक है। और इन्होंने क्रिएट किया है 9 लाख जॉब और वैल्यू एडिशन करी है इकोनॉमी में 333 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर आपका मनाया जाता है 29 मई को, ठीक है। UN पीस कीपर डे इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर इज ऑब्जर्व ऑन May 29 ईच ईयर। हर साल 29 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और ये डेडिकेट किया जाता है हॉनरिंग एंड पेइंग ट्रिब्यूट टू मैन एंड वुमेन हु सर्व और आर करंटली सर्विंग इन दी UN पीस कीपिंग ऑपरेशन अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी पीस बिगेन विद मी, ठीक है, ये इस बार की थीम है, तो ध्यान रखेंगे आप। और आपको पता है इंडिया भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है, कॉन्गो से लेके लीबिया टू साउथ सुडान इंडिया हैज़ डिप्लॉय मोर देन 3 लाख ट्रूप्स एज पीस कीपर इन ओवर 51 UN पीस कीपिंग मिशन। तो 3 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स इंडिया अभी तक अपने भेज चुका है 51 UN पीस कीपिंग मिशंस में, ठीक है। आपने देखे होंगे ब्लू हेलमेट्स वाले, है ना, वही UN पीस कीपिंग मिशंस में जाते हैं, ठीक है, जहाँ भी डिस्टर्बेंस वगैरह होती है कंट्रीज़ में, ठीक है, इंटरनली प्रॉब्लम्स। तो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर हैज़ इट्स ओरिजिन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
अगर हम 2002 की बात करें तो जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था 29 मई को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर टू होनर द मेमोरी ऑफ पीस कीपर हु लॉस्ट देयर लाइफ इन द सर्विस ऑफ द पीस। ठीक है, ये जो मई 29 की डेट चूज़ करी गई है इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, क्योंकि इट मार्क द एनिवर्सरी ऑफ क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट, जो पहला यूएन का पीस कीपिंग मिशन था वो कब भेजा गया था, वो भेजा गया था 29 मई 1948 को। ठीक है, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन टू सुपरवाइज ऑर्गेनाइजेशन टू ओवरसी द सीज फायर इन इजराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो पहला मिशन था वो इजराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड था, वहाँ पे भेजा गया था। ठीक है, तब 29 मई 1948 को। तो इसीलिए 29 मई को अब इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो मिशन था इजराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो यहाँ पे मिशन भेजा गया, तो ये पहला मिशन था पीस कीपिंग ऑपरेशन कंडक्टेड बाई यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये देख सकते हैं, ब्लू हेलमेट्स बोला जाता है इन्हें। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन बन चुके हैं सेंट्रल विजिलेंस के कमिश्नर। तो ये बन चुके हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एज वन इन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस टू हिम राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ये 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर लें तो अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन विजिलेंस होता है, मतलब जो कि पूरी छानबीन वगैरह करते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या है कि ये किसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में नहीं है, डायरेक्ट पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, और सीबीसी को सेटअप किया गया था फेब 1964 में। ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन में, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये रिकमेंडेशन थी कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, जिसे हेड कर रहे थे श्री के संथानन। ठीक है, तो इसे कई बार संथानन कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, कि उनकी रिकमेंडेशन सीबीसी को सेटअप किया गया था 1964 में। ठीक है, और इन 2003 पार्लियामेंट ने एनेक्ट कर दिया था सीबीसी एक्ट, कन्फर्मिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल चुका है सीबीसी को। ठीक है, और सीबीसी को जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ये किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आती। ठीक है, और सीबीसी मतलब कंप्लेंट रिसीव करती है ऑन करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, और ये सब मतलब फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन या बॉडीज और अ पर्सन कैन अप्रोच टू सीबीसी। तो सीबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच कर सकती है। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, लोकपाल अप्रोच कर सकते हैं और विसल ब्लोअर्स भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नए सीबीसी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है 16th इंटरनेशनल सागरमत्था डे ऑब्जर्व ऑन दी May 29 एवरी ईयर, व्हेन डिड ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे बिगिन। तो ये सागरमत्था डे मनाना शुरू हुआ था 2007 से। ठीक है, और रैली भी ऑर्गेनाइज कराई गई काठमांडू में ऑन दी ओकेजन ऑफ 16th इंटरनेशनल सागरमत्था डे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सागरमत्था तो अभी हमने पढ़ाई है रिसेंटली। ठीक है, कि सागरमत्था क्या है, माउंट एवरेस्ट का नाम है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे कह लीजिए एक तरह से। ठीक है, द डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड बाई टेंजिंग नॉर्वे शेरपा एंड सर एडविन हिलारी ऑन 29 मई 1953। तो 29 मई 1953 को जो कि माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वहाँ पे टेंजिंग नॉर्वे और सर एडविन हिलारी ने चढ़ाई करी थी। ठीक है, तो इसीलिए 29 मई को उस दिन से 2007 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल सागरमत्था डे। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट 29th ऑफ मे ईच ईयर इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल सागरमत्था डे सिंस May 27 2007 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तभी 16 है। ठीक है, आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और 70 ईयर हैज़ बिन कम्प्लीटेड सिंस द हिस्टोरिक एक्सपीडिशन टू द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। तो अभी क्या हो गए कि 70 ईयर्स हो गए, क्योंकि 1953 में सर एडविन हिलारी और टेंजिंग नॉर्वे ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी। ठीक है, अब डिफरेंट नाम है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, चलिए एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागरमत्था। ठीक है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ द स्काई। ठीक है, ये नेपाल में बोला जाता है। ठीक है, चोमोलुंगा ये कहाँ पे बोला जाता है, तिब्बतियन नेम है माउंट एवरेस्ट का, इसका मतलब होता है गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये तिब्बत में बोला जाता है। ठीक है, और एक है कोमोलोगमा। ठीक है, ये अनदर नेम है, ये भी तिब्बत में लिया जाता है। ठीक है, फॉर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो सागरमत्था, चोमोलुंगमा एंड
कोमोलागमा, ठीक है। और एवरेस्ट तो पता ही है, जो एवरेस्ट नाम रखा था वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था, जो कि ब्रिटिश सर्वेयर थे जिन्होंने सर्व किया था एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1830 टू 1843, और उन्हीं के नाम पे एवरेस्ट रखा गया था। और जो एवरेस्ट है इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया था रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी ने इन 1865। और इसके अलावा एक और नाम है जूमू लामगा। जूमू लामगा बोला जाता है चाइनीज़ में, मैंड्रिन चाइनीज़ में बोला जाता है, ठीक, चाइना में। और पीक 15 इसे कहा जाता है, पीक 15 कहा जाता था जब इसका माउंट एवरेस्ट नाम नहीं पड़ा था, उससे पहले पीक 15 कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो है सागरमठा एंड चोमो लुंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। Institute of Chartered Accountant of India organized the conclave in which place focusing on emerging standard in auditing। तो ये हुई है आपकी दुबई में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी है कॉन्क्लेव इन दुबई फोकसिंग ऑन इमर्जिंग स्टैंडर्ड इन ऑडिटिंग पब्लिक पॉलिसी एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री, ठीक है। और वन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिस्कस एट द इवेंट एट ICQMI, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है ऑडिटिंग के लिए, तो ये भी डिस्कस किया गया, विच प्रोवाइड गाइडेंस ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। ICQM1 एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम टू डेवलप सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुण फॉर वर्थ ₹4,900 करोड़ इन विच कंट्री। तो इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है, वो डेवलप करने वाले हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुण 4। तो ये कौन सी कंट्री में डेवलप करने वाले हैं? तो ये डेवलप करने वाले हैं नेपाल, और नेपाल ने अप्रूव कर लिया है और अलाउ भी कर दिया है इंडिया के सतलुज जल विद्युत निगम को कि आप डेवलप कीजिए सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट इन दी कंट्री, ठीक है। इससे पहले जो अरुण 3 है वो उसका काम चल रहा है, वो है 9 मेगावाट अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि अरुण रिवर पे ये बन रहा है, जो कि ईस्टर्न नेपाल पे है, और जो 2024 में कंप्लीट होने वाला है। और अभी जो नया अरुण 4 जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी मंजूरी दे दी है नेपाल ने, क्योंकि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया में विजिट किया था इन्होंने, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल जो कि अंडर है प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दाहाल प्रचंडा के, ठीक है, जो कि इंडिया भी विजिट किए थे, ठीक है, अभी। तो इन्होंने अप्रूव कर दिया है ये अरुण 4 प्रोजेक्ट, ठीक है। और किसको ये प्रोजेक्ट मिला है? ये मिला है सतलुज जल विद्युत निगम को, ठीक है। डेवलप दी 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न नेपाल, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि विच रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेट एम्बिशियस गोल फॉर जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बाय 2050। तो ये गोल सेट किया है दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कि वो 2050 तक क्या करेंगे? ज़ीरो एमिशन करेंगे बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैज़ अनवील अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रेटजी एमिंग टू अचीव ज़ीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बाय 2050, ठीक है, एंड एज दी फर्स्ट मिडल ईस्टर्न एजेंसी, ठीक है। तो अभी वो दुबई में COP28 भी होगा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप दुबई का मैप। आपको बताना है जो कोडलिया क्रूज है ऑफ इंडिया सेट फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल वॉयज टू विच कंट्री इन जून, ठीक है। तो जो आपकी कोडलिया क्रूज है इंडिया की, ये अपने पहले इंटरनेशनल वॉयज पे है, पहले सफ़र पे है। तो ये कौन सी कंट्री में विजिट कर रही है? ये विजिट कर रही है श्रीलंका में, ठीक है। कोडलिया क्रूज ऑफ इंडिया इज ऑल सेट फॉर इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल वॉयज टू श्रीलंका अर्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है। एंड न्यू रूट इज़ लाइकली टू बूस्ट इंडिया क्रूज ट्रैफिक बाई 20 to 30%, ठीक है। और CEO कौन है कोडलिया क्रूज के? ये है जुर्गन बेलम, ठीक है। और क्रूज विल सेट सेल ऑन, ये 5 जून से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी फ्रॉम चेन्नई, एंड कहाँ पे जाएगी? हम्बनटोटा, जो कि आपकी श्रीलंका में। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं क्रूज शिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 8th इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक अमंग यूथ SPISMACAY इनोग्रेटेड इन विच सिटी, ठीक है। तो ये इनोग्रेट हुई है आपकी नागपुर में, ठीक है। इन नागपुर द 8th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक अमंग यूथ वॉज इनोग्रेटेड एट, कहाँ पे इनोग्रेट करी गई है? ये इनोग्रेट करी गई है विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VNIT इन नागपुर, ठीक है।
और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो अपकमिंग जनरेशन को पता चले, ठीक है। और जो 8th इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसे इनोग्रेट किया गया है बाय नागपुर डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन डॉक्टर विनय ने। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 8th इंटरनेशनल कन्वेंशन VNIT नागपुर। सो गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।